डाइजेस्टिव सिस्टम। मित्रों, पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग आज बात करेंगे पाचन यानी डाइजेशन की। तो मित्रों, पाचन क्या है? जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है तथा जल में अवलीय होता है। इन पोषक पदार्थों को संपूर्ण शरीर में संचरित कराने हेतु विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा विलेय अवस्था में लाया जाता है। अतः जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है, या अविलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यह क्रिया आहार नाल में और एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। मनुष्य की आहार नाल मुख से लेकर मलद्वार तक फैली रहती है। भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से पाचन। एक कोशिकीय जंतुओं में पाचन। इनमें पाचन एक ही कोशिका के भीतर पाचन खाद्य रिक्तिकाओं में संपन्न होता है। इसे अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि में पाचन। बहुकोशिकीय जंतुओं में पाचन। इनमें पाचन एक नलिकाकार आहार नाल में संपन्न होता है। इसमें अनेक पाचक ग्रंथियों से स्रावित पाचक रस की सहायता से भोजन का पाचन किया जाता है। इसे बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। जैसे मेढक, बंदर, मनुष्य आदि में पाचन। मित्रों, यहाँ पर देख सकते हैं कि पैरामीशियम में जो डाइजेशन होता है वो किस तरह से डाइजेशन होता है। जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया कि खाद्य पदार्थ इस तरह से आता है, ये ओरल ग्रूव होता है और इसी से फिर धीरे धीरे अंदर चला जाता है। तो ये इस तरह से इनमें पाचन हो जाता है। यहाँ से ये देख रहे हैं, ये फूड पार्टिकल्स हैं, अंदर आते हैं ऐसे और आकर के पाचन हो जाता है। युगलीना, युगलीना में कैसे पाचन होता है? मित्रों, ये जो है युगलीना है। युगलीना में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है, गोल्गी अपैरेटस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाई जाती हैं। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं, यांत्रिक या भौतिक पाचन। इसमें भोजन को चबाना, आमाशय में भोजन की लुगदी कायम बनना, आहार नाल में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे खिसकाना आदि सम्मिलित है। क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में होती है। यह पाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण क्रिया है जो भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से चलाने हेतु आवश्यक है। आहार नाल की दीवार पर पेशियां होती हैं जिनके क्रमानुसार संकुचन करने से तरंग की तरह यह गति उत्पन्न करती है जो भोजन के विभिन्न अवयवों को आहार नाल, जैसे भोजन को ग्रास नली से पेट में ले जाने हेतु, पेट से भोजन को छोटी आंत में ले जाने हेतु व वहाँ से बड़ी आंत फिर कोलन तथा वहाँ से गुदा तक ले जाने हेतु इसकी आवश्यकता होती है, यानी पेरिस्टालसिस की आवश्यकता होती है या क्रमाकुंचन गति की आवश्यकता होती है। रासायनिक पाचन, इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथि द्वारा स्रावित रस के विकर जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित कर मनुष्य में पाचन निम्नलिखित पदों में संपन्न होता है। मुख गुहिका या मुख गुहा में पाचन। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मुख में उपस्थित दांत भोजन को चबाते हैं। मनुष्य ठोस भोजन को दांतों से पीस पीस कर लुगदी के रूप में बदल देता है। भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथियों से लार निकलता है। मित्रों, यह है ओरल कैविटी या इसी को माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। ये बक्कल कैविटी, मुख गुहा, यही है मुख गुहा। इसमें मुख गुहा में टीथ यानी दांत होते हैं, टंग यानी जीभ होता है, हार्ड पैलेट यानी कठोर तलवा होता है, सॉफ्ट पैलेट यानी कि नरम तलवा होता है। इस तरह से इतने भाग मुख्य रूप से होते हैं। मुख गुहिका में उपस्थित लार ग्रंथियों से टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो मंड को शर्करा में बदल देता है। मुख में
स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। मनुष्य के पास प्रमुख लार ग्रंथियों के 3 जोड़े और लगभग 600 से 1000 छोटी ग्रंथियां होती हैं। प्रमुख लार ग्रंथियां अधोहनुज ग्रंथ यानी SMG, मांसल ग्रंथ यानी SLG और पैरोटिड ग्रंथ यानी PG। लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। लार का pH मान लगभग 6.8 होता है, अर्थात मुख गुहिका में भोजन के पाचन से संबंधित विभिन्न क्रियाएं अम्लीय माध्यम में होती हैं। मुख गुहिका में उपस्थित जिह्वा के द्वारा मनुष्य केवल स्वाद का अनुभव करता है। लार में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं। जल तथा श्लेष्म, यह भोजन को गीला तथा लसदार बनाता है। टाइलिन, यह एक विकर है जो भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। अब मित्रों देखिए, मुख गुहिका या मुख गुहा में सबसे पहले स्टार्च का पाचन टाइलिन नामक एंजाइम से होता है। टाइलिन नामक एंजाइम से इसका पाचन होता है। माल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन 2 शर्कराएं बन जाती हैं पचने के बाद। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार में लाइपेस का एक अधिक शक्तिशाली रूप भी स्रावित करती हैं। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है, जो आमाशय में उपस्थित वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है जिससे उस पर पित्तरस वर्क कर सके। मुख गुहिका से भोजन ग्रास नली में होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। अतः मुख गुहिका में चबाने के अतिरिक्त भोजन से संबंधित केवल निम्न क्रिया ही संपन्न होती है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि मंड या स्टार्च जल से मिलकर शर्करा बना लेते हैं और इसमें लार का टाइलिन नामक एंजाइम काम करता है। ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली में पाचक एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं। इसमें कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली केवल संवहन मार्ग का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य भोजन का संवहन ही है। इसकी दीवारों में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्म उत्पन्न करती हैं। श्लेष्म भोजन को चिकना बनाता है जिससे वह ग्रास नली से आगे सरक जाता है। इस तरह से ग्रास नली सिर्फ भोजन को सरकाने का काम करता है, भोजन को सरकाता है। एसोफेगस, इसी एसोफेगस को ग्रास नली कहते हैं या स्वालो ट्यूब कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा भोजन आगे की ओर सरकता है और यह बिल्कुल पाइप के जैसा होता है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। पेट से जुड़ने से ठीक पहले एक हाई प्रेशर वाल्व होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। यह वाल्व बिल्कुल किसी मशीन में लगे वाल्व जैसा होता है। यह पेट तक खाना पहुंचाने में तो मदद करता है, बल्कि यह भी ध्यान रखता है कि खाना वापस ना आ जाए। तो इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाता है, लेकिन खाना पेट से उल्टा वापस नहीं आता, क्योंकि बीच में एक स्फिंक्टर लगा होता है, यानी एक तरह का वाल्व लगा होता है। वाल्व जानते हैं मित्रों को, वाल्व जो होता है वो उसमें एक दिशीय गति होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एसोफेगस या सॉलो ट्यूब में क्या होता है, क्रमाकुंचन की गति होता है, संवहन होता है। संवहन यानी संवहन का मतलब होता है भोजन का फिसलना। तो भोजन कैसे फिसलता है? क्रमाकुंचन क्रिया द्वारा फिसलता हुआ भोजन आ जाता है आमाशय, यानी सबसे पहले मुख में गया, मुख से फिर वो कहाँ गया? एसोफेगस में गया, या स्वालो ट्यूब जिसे कहते हैं, उस ग्रास नली, उसमें गया। ग्रास नली में तो कोई पाचन हुआ नहीं, ग्रास नली से सरकता हुआ भोजन आ गया आमाशय में। तो जब आमाशय में आ जाता है तो आमाशय में पाचन शुरू हो जाता है। आमाशय थैलेनुमा भाग होता है जिसमें एक बार अंतर ग्रहण किया हुआ भोजन एकत्रित हो जाने के बाद आमाशय की भित्ति में उपस्थित पाइलोरिक ग्रंथियों
द्वारा जठर रस का स्रावण होता है। आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां होती हैं जिनसे जठर रस स्रावित होता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। जठर रस में 97 to 99% जल, 0.2 to 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन आदि एंजाइम श्लेष्म के साथ पाए जाते हैं। इसकी पीएच 0.2 to 3.5 होने के कारण यह अम्लीय होती है। जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जठर रस में जल पाया जाता है सबसे ज़्यादा 97 to 99%, श्लेष्म एवं लवण पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। भोजन को सड़ने से बचाता है तथा हड्डियों को गलाता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन क्या है? यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है तथा भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों, उसी को पेप्टोन्स कहते हैं, में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से प्रोटीन टूटता है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। प्रोटियोज विभिन्न पानी में घुलनशील यौगिकों में से एक है जो अमीनो एसिड के उत्पादन से थोड़ा पहले प्रोटीन के इन विट्रो या इन विवो हाइड्रोलाइटिक टूटने के दौरान उत्पन्न होता है। या गैस्ट्रिक पेप्सिन जैसे प्रोटीज द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स के टूटने के बाद बनता है। रेनिन, यह निष्क्रिय प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है तथा HCl के H+ आयन से क्रिया करके सक्रिय रेनिन का निर्माण करता है। यह दूध की विलेय प्रोटीन केसीन को ठोस एवं अम्लीय दही में बदल देता है। रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। यह एंजाइम दुग्ध प्रोटीन केसीन को अग्र प्रकार से पचाने का कार्य करता है। दुग्ध प्रोटीन केसीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंजाइम Ca2+ पैराकेसिनेट, यानी दुग्ध प्रोटीन केसिन पैराकेसिनेट में परिवर्तित हो जाता है रेनिन की उपस्थिति में। यह शिशुओं में ही पाया जाता है जबकि वयस्क मानव में अनुपस्थित होता है। वयस्क मानव में रेनिन का कार्य पेप्सिन द्वारा ही किया जाता है, यानी कि रेनिन जो एंजाइम है यह शिशुओं के लिए ही होता है, शिशुओं में ही पाया जाता है। वयस्क मानव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि उससे दूध नहीं पचाना होता है। अगर मान लो वयस्क मानव दूध पी भी ले तो पेप्सिन एंजाइम ही उसको पचा देगा। तो दुग्ध प्रोटीन प्लस रेनिन गिव्स आउट पैराकेसिन। जठर लाइपेज आमाशय में वसा का पाचन बहुत ही कम होता है। इसके द्वारा वसा का आंशिक पाचन होता है। यह वसा को ट्राइग्लिसराइड्स में तोड़ देता है। वसा जठर लाइपेज के प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड्स में टूट जाता है, यानी वसा प्लस जठर लाइपेज गिव्स आउट ट्राइग्लिसराइड्स। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे या लगभग 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पर भोजन का मंथन तथा आंशिक पाचन होता है। मंथन गतियों के कारण भोजन भूरे रंग की लेई जैसी लुगदी में परिवर्तित हो जाता है जो काइम कहलाता है। यहाँ से भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में पहुँचता है। ये है मित्रों आमाशय। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसोफेगस है, ये वाला पोर्शन। फिर ये आपका पूरा आमाशय है। यहाँ ड्यूडोनम है और फिर इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ों को क्या है, कैसे है। आमाशय का चित्र है ये, आमाशय का एक और ये चित्र है, देख सकते हैं किस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से 3 ही चीज़ होते ही हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर खाना आपने मुख में लिया, मुख से फिर ये एसोफेगस से भोजन सरकता हुआ, इसमें कोई पाचन होता नहीं, सरकता हुआ फिर ये आमाशय में यहाँ आ जाता है। आमाशय से फिर ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से पहले ग्रहणी में ही पर
ग्रहणी में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत से निकल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो है सबसे पहले क्या होता है, ये ओरल कैविटी या मुख गुहा होता है। फिर इसी मुख गुहा में लाला ग्रंथि या जिसको हम लोग कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं। इसके बाद फिर भोजन सरकते हुए एसोफेगस या ग्रसिका या ग्रास नली जिसको कहते हैं उसमें पहुंचता है, स्वालो ट्यूब में पहुंचता है, और फिर ग्रास नली या ग्रसिका या स्वालो ट्यूब से होता हुआ ये भोजन पहुंच जाता है छोटी आंत स्टमक में पहुंच जाता है, यानी आमाशय में। और आमाशय से फिर ये पहुंचता है, किसमें पहुंचता है, ये पहुंचता है आपका ड्यूडोनम में, ये जिसको हम कहते हैं क्षुद्रांत्र। ठीक है, नहीं, ड्यूडोनम में पहुंचता है जिसको ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी से फिर छोटी आंत में पहुंच जाता है। इसमें छोटी आंत में जब पूरा पाचन छोटी आंत में हो जाता है उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। उसके बाद फिर वो आइनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है और वो रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है और समय समय पर आइनस के माध्यम से निकल जाता है। रेक्टम में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को एकदम सड़ा देते हैं, यानी मल में परिवर्तित कर देते हैं। ग्रहणी या पक्वाशय में पाचन। आमाशय में बना लुगदी के समान भोजन काइम कहलाता है। यह पाइलोरस कपाट से होता हुआ ग्रहणी में पहुंचता है। इसमें यकृत से पित्तरस एवं अग्न्याशय से आग्न्याशयिक रस भी आकर पाचन क्रिया में सहायता करता है। यहाँ पर भोजन पहले पित्त तथा बाद में अग्नाशयी रस से मिलता है। तो मित्रों ये है ड्यूडोनम। ड्यूडोनम जिसको हम पक्वाशय कहते हैं या ग्रहणी कहते हैं या छोटी आंत का अग्रभाग कहते हैं, क्योंकि छोटी आंत के आगे वाला भाग होता है। सबसे पहले ये भाग आता है, उसके बाद छोटी आंत आती है, इसलिए इसको छोटी आंत का अग्रभाग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मित्रों, स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा जो है एनाटॉमी यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरह से स्टमक के बाद फिर जो है, ये देखिए ये आपका स्टमक है। स्टमक के बाद ये देखिए सबसे पहले छोटी आंत में ड्यूडोनम ही आता है। ड्यूडोनम के बाद फिर जेजुनम आता है। जेजुनम के बाद इलियम आता है। यानी छोटी आंत के 3 भाग हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। और ये जो मित्रों ये वाला है, ये एकदम किनारे किनारे से लगा हुआ, ये बड़ी आंत है। इसमें भोजन मल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं जो मल में परिवर्तित कर देते हैं, यानी स्टूल में परिवर्तित कर देते हैं भोजन को, फूड को स्टूल में चेंज कर देते हैं। तो ड्यूडोनम में पाचन होता है। देखिए इस तरह से ड्यूडोनम है, ये ड्यूडोनम ही है, ये देखिए ये ड्यूडोनम ही सिंतुपाचन होता है। तो ये है मित्रों। इसके बाद देखिए मुख्य रूप से क्या क्या होता है, तो जान ही गए कि पाचन में सबसे पहले मुख गुहा होता है, यानी ओरल कैविटी या माउथ कैविटी होता है, फिर एसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, उसके बाद ड्यूडोनम होता है। यानी सबसे पहले माउथ बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी या ओरल कैविटी में भोजन जाता है। बक्कल कैविटी के बाद फिर वो एसोफेगस से सरकता हुआ भोजन आता है स्टमक में। स्टमक से जब डाइजेशन हो जाता है तो ड्यूडोनम में जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो डाइजेशन होना रहता है हो जाता है। इसके बाद फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन या भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। और फिर जब भोजन पच जाता है तो पचने के बाद वो कोलन यानी बड़ी आंत में चला जाता है, जहाँ पर भोजन या फूड कुछ बैक्टीरिया या जीवाणुओं की वजह से मल या स्टूल में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो मित्रों इस तरह से स्टमक में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे पाइलोरस होता है स्टमक में, फंडूस होता है, और ये सारे इतने पार्ट्स होते हैं। इसमें कई लेयर होते हैं, म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा होता है, मसल लेयर होती है और सिरोसा होता है। पित्त रस, यह क्षारीय रस होता है जिसका पीएच लगभग 7.7 होता है। पित्त रस में लगभग 92% जल, 6% पित्त लवण, 0.3% पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल 0.3 to 0.9%,
0.3% लेसिथिन तथा 1% वसा अम्ल फैटी एसिड्स होते हैं। पित्त रस का रंग पित्त वर्णक के कारण होता है। यह हरा पीला रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका रंग हल्का हरा पीला हल्का हरा पीला पित्त वर्णक बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन के कारण होता है। इसका स्राव यकृत कोशिकाएं करती हैं और यह पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। और यही वर्णक बिलिरुबिन जब पूरे शरीर में फैल जाता है तो पीलिया हो जाता है, जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। तो वो लीवर की खराबी की वजह से होता है, क्योंकि ये वर्णक या ये पित्तरस लीवर के माध्यम से ही उत्पन्न होता है, लीवर की वजह से ही उत्पन्न होता है, बस इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में। पित्तरस का कार्य वसा का इमल्सीकरण करता है तथा आमाशय से प्राप्त भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। इमल्सीकरण का मतलब होता है कि वसा को जल में घुलनशील बना देता है, क्योंकि उस तरह से तो घुलता नहीं है, लेकिन उससे पहले घुलनशील बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता और फिर भी पाचन में इसका बहुत महत्व है। यह आंत में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है ताकि पाचक रस कायम में मिल सके। यह वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण करता है ताकि स्टिएप्सिन नामक एंजाइम वसा का अधिकतम पाचन कर सके। तो इसको जल में घुलनशील बना देते हैं, क्योंकि वैसे तो वसा घुलता नहीं है, तो उसी जल में घुलनशील बनाने की क्रिया को इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहते हैं। और फिर जब पायसीकरण वसा का हो जाता है तो स्टिएप्सिन नामक एंजाइम उसका अधिकतम पाचन कर देता है। उत्सर्जित मल का रंग भी पित्त के वर्णकों के कारण ही होता है। मल में बदबू इंडोल तथा स्केटोल नामक रसायन के कारण होता है। आग्नेयाशयी रस की pH 7.5 to 8.2 होती है, अर्थात यह भी क्षारीय होता है। इसमें लगभग 96% जल और शेष भाग में पाचक एंजाइम्स एवं लवण होते हैं। तो मित्रों, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इसकी चर्चा हम किसी और क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।